Hello students, I hope you are completely safe and working hard toward your study. I am Rita Tomar, your English teacher, and this is your English class. Today I am going to teach you how to explain a stanza. So this is the stanza of your first poem, The Character of a Happy Life. So let's start. सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए बच्चों, एक्सप्लेन कैसे किया जाता है एक स्टेंजा को। स्टेंजा यानी कि पोइट्री का छंद या पद्य, ठीक है। तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं ये आज आप जानेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन होती क्या है वो आप समझ लेंगे। देखिए, एक्सप्लेनेशन मतलब किसी भी पोएम को या किसी भी चैप्टर को हमने कितना जाना, क्या समझा, क्या उससे हमने सीख ली। पोइट के शब्दों को अपने शब्दों में वर्णन करना, बताना कि पोइट कहना क्या चाह रहा है, क्या उसकी लाइनों का अर्थ है। तो जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, कभी भी हम उसे एक बात एक लाइन में तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम हर तरह से उसे बताने की कोशिश करेंगे कि पोइट ये कह रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब। क्योंकि पोइट्री में जो पोइट लिखते हैं वे शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही गहन होता है, वो कई अर्थ को अपने अंदर लिए हुए होता है। तो वो हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। पोइट्री के एक्सप्लेनेशन में किसी पोएम के एक्सप्लेनेशन को हम कैसे बताते हैं, उसको अच्छी तरह से खोल के बताते हैं। क्योंकि शॉर्ट में पोइट लिखता है, हम उसको बड़ा करके बताते हैं, पूर्ण रूप से बताते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसी को हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और जब हम किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन लिखने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं कि आया कहाँ से है, कौन सी पोएम से लिया गया है, कौन से इसके राइटर है या कौन से इसके पोएट है, कौन इसके पोएट है, कौन सी ये पोएम है। अगर हम चैप्टर के लिखते हैं तो कौन सा वो चैप्टर है, कौन इसके ऑथर है, राइटर है, ये हम बताते हैं। क्योंकि आज हम पोएट्री की पोएम लिखने जा रहे हैं तो पोएट्री के रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पोएट्री के जो पोएम है उसका हम टाइटल लिखेंगे कि ये इस पोएम से ये लाइनें उठाई गई है, ये स्टैंजा जो उठाया गया है, जो हमें दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, ये हमारी पहली पोएम से उठाया गया है। फिर हम लिखेंगे कि लिखा किसने है, ये किसके द्वारा ये लिखा गया है, वो लिखेंगे हम। उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में थोड़ा सा शुरू में क्या कहते हैं कि हम एक भूमिका बनाते हैं। भूमिका, जब हम कोई भी चीज़ एकदम से पढ़ाने, अगर हम एक किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो एकदम से हम एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना शुरू कर देते हैं। पहले हम उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये जो है, इसमें पोइट के मन में ये बात थी और उसने इसलिए इन लाइनों को लिखा है। तो थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन देते हैं उसको हम बोलते हैं उसका प्रसंग, यानी कि उसका कॉन्टेस्ट। उसका कॉन्टेस्ट हम लिखते हैं और उसके बाद फिर हम उन लाइनों को एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन से पहले दो चीज़ें हमें बतानी होती है। सबसे पहले तो उसका रेफरेंस की आया कहाँ से है, ये लाइनें आई कहाँ से, स्टैंजा आया कहाँ से, ये बताना पड़ता है। उसके बाद पोएट ने क्यों लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देना पड़ता है कि पोएट ने ये जो लाइनें लिखी है ये क्यों लिखी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फिर उन लाइनों को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले आप इस स्टैंजा को देख लीजिए अच्छी तरह से। ये स्टैंजा जो है ये आपकी फर्स्ट पोएम में से लिया गया है, जो मैंने आपको टीच कर दी है। अब इसकी लाइनों को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। पहले इन लाइनों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, चारों लाइनों को सेट कर लेंगे, बार बार पढ़ के सेट कर लेंगे, तभी हम इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली लाइन को देखेंगे, हाउ हैप्पी ही इज ही, कितना खुश है वह, बोर्न जो पैदा ही हुआ है लेकर, और टोट या फिर जिसको सिखा दिया गया है, दैट्स एक गुण को लेकर पैदा हुआ है या फिर वो गुण उसको डाल दिया गया है। वो इंसान कितना सुखी है, कितना खुश है। कौन इंसान, कौन सा गुण की बात हो रही है यहाँ पे, गुण क्या है, दैट्स अर्थ की कभी भी सेवा मत करो या कभी भी दास मत बनो, नोट अंडर विल, दूसरों की इच्छाओं के या दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य मत करो, अपनी खुद की सोच विकसित करो, सही और गलत को पहचानो। ये नहीं कि जो कोई चाह रहा है कि मैं इसके चाहने से ये कर दूँ कि ये तो मेरा भाई है, ये वो है, तो ऐसे नहीं। अपनी खुद की सोच को डेवलप करो, अपने विचारों को डेवलप करो, सही गलत को पहचानो। ये गुण अगर किसी को जन्मजात ही भगवान देकर भेजता है या उसके पेरेंट्स उसे सिखा देते हैं तो इंसान कितना सुखी होता है। क्योंकि वो सुख का रहस्य क्या है, सुख का रहस्य यही है कि सही गलत का ज्ञान होना, अपनी सोच डेवलप करना और कभी भी डर को अपने अंदर हावी न होने देना, अपने अंदर न आने देना, अफवाहों पर विश्वास न करना। ठीक है,
बिल्कुल ऑनेस्ट विचार रखना, छल कपट का भाव न रखना, कोई लालसा न करना कि मुझे ये मिल जाए, यही सुखी जीवन का रहस्य है। तो वो इंसान कितना सुखी होगा, यहाँ से शुरुआत हो गई उसके सुखी होने के कारणों की, कि वो इंसान कितना सुखी होगा। यहाँ पे इन 4 लाइनों में जो रीजन दिए गए हैं या जो उसको बताया गया है, जो कंडम करने के लिए बताया गया है, जो अचीव करने के लिए बताया गया है, उनका ही हम जिक्र एक्सप्लेनेशन में करेंगे कि वो इंसान कितना सुखी होगा जिसे जन्म से ही ये गुण मिला होगा, या जिसको सिखाया गया होगा कि कभी भी दूसरों की इच्छाओं के दास मत बनो। वो इंसान कितना सुखी होगा। पहली बात तो ये कही इन लाइनों में कि वो इंसान कितना सुखी होगा जिसको ये चीज़ सिखा दी गई होगी कि कभी भी किसी की इच्छाओं के दास मत बनो, किसी की इच्छा के अनुसार कार्य मत करो, बल्कि खुद की अपनी एक सोच डेवलप करो। दूसरी लाइन में क्या कहता है पोएट, तीसरी लाइन में, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, कि उसका जो कवच होगा, उसका जो सुरक्षा करने का कवच होगा, वो उसके ईमानदारी से भरपूर जो विचार है वही होंगे। किसके, जो इंसान सुखी होगा। क्या कह रहे, सुखी इंसान के बारे में पोएट ने क्या बताया है कि एक तो वो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करेगा, ये गुण उसे या तो जन्मजात मिलेगा या उसे उसके पेरेंट्स, उसके जो गार्जियंस है वो उसको सिखा देंगे। 2 बातें। तीसरी बात क्या बताई, और उसके जो ईमानदारी से भरे हुए विचार होंगे, जो बिना छल के जो विचार होंगे, हर किसी के लिए जो निष्पक्ष जो विचार होंगे, वे उसका कवच बनेंगे हर स्थिति में, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। 3 बातें उसने बताई है कि एक सुखी इंसान को जन्मजात ही ये गुण मिल जाता है, तो ये सुखी होने का मंत्र जन्मजात ही मिल जाता है या उसके अभिभावक उसे सिखा देते हैं। और उसे ये भी सिखाया जाता है कि कभी भी किसी की इच्छाओं का दास न बने। उसे ये भी सिखाया जाता है कि बिना छल वाले विचार रखे, साफ विचार रखे, ईमानदारी से भरपूर विचार रखे, और तभी वे क्या करते हैं, वे विचार उसको हर स्थिति में उसको वे प्रोटेक्ट करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और लास्ट लाइन में क्या कहता है पोएट, एंड हिज सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल, और उसका जो साधारण सा भी सच होगा, छोटा सा भी सच, जिसको मतलब बिल्कुल शुद्ध जो सच होगा, बिल्कुल प्योर जो सच होगा, जिसमें जरा भी झूठ की मिलावट नहीं होगी, उसका जो ये प्योर सा सच होगा, यही उसका सबसे बड़ा हुनर होगा हर स्थिति से बाहर निकलने का। चाहे स्थिति कुछ भी हो, उनमें से बाहर निकलने का जो हुनर है वो उसका सच है, क्योंकि वो झूठ बोलना जानता ही नहीं है। जो झूठ का सहारा लेते हैं उनको हमेशा ज़िंदगी में परेशानी होती है, और जो झूठ का सहारा ही नहीं लेते, जो झूठ को अपनी ज़िंदगी में जगह ही नहीं देते, वो ही इंसान सफल होते हैं। उनका रहस्य ही सफलता का क्या होता है, उनका प्योर ट्रुथ। ठीक है, तो 4 लाइनें आपको समझ में आ गई, दिमाग में बैठा ली। पहली, जन्म से ही मिलेगा या फिर वो सीख के आएंगे इस गुण को। कौन से गुण को, कि कभी भी किसी की इच्छाओं के दास ना बने। तीसरी लाइन में क्या बताया कि वे इंसान जो होंगे अपना कवच किसे बनाएंगे, अपनी ईमानदारी से भरपूर विचारों को। चौथी लाइन में क्या बताया कि उनका जो साधारण, जो प्योर सत्य होगा, शुद्ध सत्य होगा, जिसमें जरा भी झूठ की मिलावट नहीं होगी, वो उनका सबसे बड़ा टैलेंट होगा जो उनको हर स्थिति से बाहर निकालेगा। अब हम रेफरेंस देखते हैं, पोएम का रेफरेंस हम कैसे लिखते हैं। देखिए, हिंदी में समझिए पहले कि ये जो पंक्तियाँ है, पंक्तियाँ ही तो है, ये लाइन ही तो है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने 4 लाइनें में पढ़ी है। ये पंक्तियाँ जो है सर हेनरी वॉटन द्वारा रचित है, सर हेनरी वॉटन ने लिखी है। और कहाँ से ली गई है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ से ली गई है। तो हम इसको सही तरीके से कैसे बोलेंगे, ये पंक्तियाँ सन हेनरी वॉटन द्वारा रचित द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ कविता से ली गई है। ये पंक्तियाँ सन हेनरी वॉटन द्वारा रचित कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ पोएम से ली गई है, कविता से ली गई। अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। क्या था, ये पंक्तियाँ, दीज लाइन, ठीक है, दीज लाइन सन हेनरी वॉटन द्वारा रचित, वो सबसे लास्ट में आएगा। आपको मैंने सिखाया था ट्रांसलेशन में कि जो फॉर्मेशन किसी सेंटेंस की हिंदी में होती है, जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश में भी हो। इंग्लिश क्या रिक्वायरमेंट करती है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट करती है सब्जेक्ट के बाद अपने वर्ब की। तो यहाँ पर वर्ब आई गई, क्या, सिलेक्ट करना वर्ब है। दीज लाइन हैव बीन सिलेक्टेड, कहाँ से, अब उसका जो उससे संबंधित है कि वे पोएम से सबसे ज़्यादा क्या बात हो रही है कि वे ली कहाँ से गई है, वे ली गई है एक पोएम से, तो उस पोएम का हम नाम लिख देंगे। दीज लाइन एक तरह से ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये, फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। अब लिखेंगे हम क्या, बचा जो बचा पार्ट है, क्या पार्ट बचा है इसका लाइन का, कि सर हेनरी वॉटन द्वारा रचित। तो रचित की इंग्लिश होती है बच्चों कंपोज बाय सर हेनरी वॉटन।
तो पूरी लाइन क्या बन गई हमारी इंग्लिश में, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड, ये पंक्तियाँ ली गई है। इंग्लिश में जब हम पोएट्री की एक्सप्लेनेशन करते हैं हमेशा ली गई की इंग्लिश सेलेक्टेड लिखते हैं, जबकि हम प्रोज में उसकी इंग्लिश टेकन लिखते हैं। ध्यान रखेंगे ये बात, क्योंकि आप पोएट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ली गई की इंग्लिश सेलेक्टेड लिखनी है। दीज लाइन हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम, ये पंक्तियाँ ली गई है कविता से। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ये कविता कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से एक पंक्तियाँ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कविता से ली गई है, जो रचित है किसके द्वारा, सर हेनरी वॉटन के द्वारा। आई थिंक आपको रेफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। और बच्चों रेफरेंस को हिंदी में हम बोलते हैं संदर्भ, जो आपने किस में पढ़ा होगा, हिंदी में पढ़ा भी होगा। संदर्भ क्या लिखते हैं कि किस पार्ट से किसने लिखी है वो होता है, तो वो इंग्लिश में भी होता है। ठीक है, अब हम कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि हिंदी में आपका प्रसंग होता है ऐसे ही इंग्लिश में आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। देखिए अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं हम, प्रस्तुत छंद में, प्रस्तुत छंद यानी कि ये जो स्टैंजा है, इंग्लिश में हम स्टैंजा बोलते हैं, पद्यांश बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, प्रस्तुत छंद में क्या होता है, कवि क्या कह रहा है, हमें सुखी जीवन का रहस्य बताता है। सुखी जीवन का क्या रहस्य है वो हमें वो बता रहा है। और क्या कहता है, देखिए मैंने कहा था ना कि प्रसंग में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम जिन लाइनों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उनका मतलब क्या है, पोइट उनमें कहना क्या चाह रहा है, तो वो जो हम इंट्रोडक्शन देंगे उसी को हम प्रसंग बोलेंगे। तो पहले हमने लाइन में बोल दिया कि इन पंक्तियों में जो कवि है वो सुखी जीवन का रहस्य बताने जा रहा है, रहस्य तो बताने जा रहा है, वो शुरुआत कर दी है उसने। तो सारी जो ये कहानी रची गई सुखी जीवन के रहस्य के लिए ही तो रची गई है। उसने क्या कहा, अब उनको हम शॉर्ट में बता देंगे, उन चार लाइनों को हम बहुत शॉर्ट में बता देंगे कि पोइट उनमें क्या क्या कह रहा है। उसने क्या क्या कहा कि सुखी जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या, एक तो स्वतंत्रता, एक ईमानदारी और दूसरी सत्य। एक तो स्वतंत्रता, एक ईमानदारी और दूसरा सत्य, तीन चीज़ें उसने बताई है, स्वतंत्रता, ईमानदारी और सत्य। क्या हमारी इन लाइनों में इनका जिक्र हुआ है, देखिए स्वतंत्रता क्या, जब हम किसी की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, जब हम किसी के दास ही नहीं बनेंगे तो हम स्वतंत्र तो हुए। दूसरा क्या कहा उन्होंने, ईमानदारी, ईमानदारी का भी जिक्र हुआ है। और तीसरी बात क्या कही है उन्होंने, सत्य की बात कही है। ये सारी चीज़ें पोएट ने क्या कहा है कि होनी चाहिए एक सुखी जीवन के रहस्य के लिए। तो इसे हमने शॉर्ट में बता दिया, इसका हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, जो लाइन हम अब आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। अब हम एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है बच्चों हिंदी में व्याख्या या भावार्थ, क्योंकि हम पोएट्री का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं भावार्थ, की पोएट के भावों का अर्थ क्या है, उसके विचारों का अर्थ क्या है, मन में चल क्या रहा था। तो देखिए एक सुखी व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए इस तरह से हम लिखते हैं कि एक सुखी, क्योंकि सुखी व्यक्ति की तो बात हो रही है इसमें, तो ये लाइन हम अपने पास से ऐड करेंगे। एक सुखी व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए कि एक सुखी व्यक्ति के क्या गुण होते हैं उनका वर्णन करते हुए कवि हमें बताता है, क्या बताता है कि जिस व्यक्ति को दूसरों की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करना पड़ता है, कि जिस व्यक्ति को दूसरों की इच्छाओं के अनुसार आचरण नहीं करना पड़ता है। पहली लाइन में यही तो कहा गया है, पहली दो लाइनों में यही तो कहा गया है कि जिसको ये गुण जन्मजात ही मिलता है कि दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम मत करो। तो हमने देखो उस एक लाइन को, दो लाइन को कितना बड़ा करके यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से वह यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि दूसरों की इच्छाओं के अनुसार आचरण नहीं करना पड़ता है, वह बहुत सुखी होता है। हाउ हैप्पी, ये कहा था ना पहली लाइन में, हाउ हैप्पी ही हु बोर्न और टोट, कि जो या तो पैदा ही होता है या उसको सिखाया जाता है कि दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य मत करो, वो कितना सुखी होता है। दूसरी लाइन में अब इस लाइन को हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इंग्लिश में भी देख लेंगे। डेस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन, कि एक सुखी व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए, वर्णन यानी कि डेस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए, डेस्क्राइबिंग किसका, एक सुखी व्यक्ति के गुणों का, क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन। इंग्लिश में फॉर्मेशन आपको सिखाई जाएगी कैसे होती है, वैसे तो आपसे आता ही होगा इतना, तो आप 10th क्लास 11th क्लास पास करके आई हैं तो ट्रांसलेशन आपको आती होगी, है ना। तो डेस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति के जीवन का वर्णन, गुणों का वर्णन करते हुए, द पोएट टेल्स, कवि कहता है, अस, हमें बताता है, क्या बताता है, दैट द मैन हु डज नॉट हैव टू एक्ट एज, कि वह व्यक्ति
यहाँ पर आपको पता होगा कि जब हम एक सबऑर्डिनेट क्लोज का प्रयोग करते हैं तो जो रिलेटिव जो हम उसमें रिलेटिव जो प्रोनाउंस को या रिलेटिव जो हम कंजंक्शन को या जिसको भी हम यूज करते हैं उससे बाद का जो नाउन होता है उससे पहले जो दा आता है उसका मीनिंग क्या होता है, वह, उसी या उसका, ठीक है, इसका मीनिंग होता है। तो टेल सच दैट द मैन, कि वह व्यक्ति, या वह इसका मीनिंग हो सकता है कि वह व्यक्ति हु डज नॉट हैव टू, जिसे हैव टू का मीनिंग बच्चों क्या होता है, मैम ने आपको सिखाया होगा 10th में और 11th में मैंने भी बताया था। हैव टू का मीनिंग होता है पढ़ता है, पढ़ती है, मजबूरी दर्शाने के लिए हम हैज हैव के बाद टू लगाते हैं, ठीक है, बाध्यता दिखाने के लिए कि जिसको नहीं करना पड़ता है एक्ट, कार्य, एज यानी कि अनुसार, अदर्स विश दूसरों की इच्छाओं के, कि जिसको दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है, ही इज वेरी हैप्पी, वो क्या होगा, वो ही सबसे ज़्यादा सुखी होगा या बहुत ज़्यादा सुखी होगा। ये पहली लाइन का अर्थ हमने बताया है अपने शब्दों में, न कि पोएट के शब्दों में। इसी को हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं, भावार्थ कहते हैं, भाव का अर्थ बताना कहते हैं। अब दूसरी लाइन को हमने कैसे एक्सप्लेन किया, देखिए, उसका जीवन किसी के भी प्रति बिना किसी दुर्भावना के सद्गुणी होता है, कहा ना ऑनेस्ट थॉट, तीसरी लाइन में कहा है ना, ऑनेस्ट थॉट उसकी क्या होती है, सबसे बड़ी क्वच होती है। तो इस लाइन को हमने एक लाइन को यहाँ पर दो लाइनों में एक्सप्लेन किया है। क्या कहा कि उसका जीवन, उसका जो जीवन है, उसका जीवन किसी के भी प्रति किसी दुर्भावना के सद्गुणी होता है, दुर्भावना के बिना सद्गुणी होता है, किसी भी गलत भावना के बिना मतलब अच्छी भावना से भरा हुआ होता है, सद्गुणी होता है, अच्छे गुणों से भरा हुआ होता है, उसका जो आचरण होता है, उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो जीवन होता है। और क्या होता है, जब वो ऐसा जीवन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो उसका कवच भी तो बन जाएगा, क्योंकि तीसरी लाइन में कहा है कि उसकी ऑनेस्ट थॉट ही उसका कवच है ना, इसलिए उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी जो सद्गुणी जो भावना है वो ही उसका कवच बन जाती है। इसको हम अपनी लाइनों, अपने अर्थ में कैसे कह रहे हैं कि उसका जीवन किसी के भी प्रति बिना किसी दुर्भावना के सद्गुणी होता है, इसलिए उसे किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी लाइन का अर्थ है, तीसरी लाइन का अर्थ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तीसरी लाइन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हिज लाइफ, उसकी जो जीवन है, इज वो है, उसका जीवन है, विर्चुअस यानी कि क्या, शुद्ध, सद्गुणी, ठीक है, सद्गुणी है या शुद्ध विचारों से भरा हुआ है। विद नो इल विल, बिना किसी बुरी भावना के, फॉर एनीबडी, किसी के भी लिए, उसका जीवन किसी के भी लिए बिना किसी बुरी भावना के सद्गुणी है, अच्छे गुणों से भरा हुआ है, अच्छे विचारों से भरा हुआ है, किसी के भी लिए उसके मन में कोई गलत विचार नहीं है। आगे देखिए अगली लाइन में, इसी में ही वो एक लाइन और कही है ना कि क्या, इसीलिए उसे किसी भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, कवच की आवश्यकता नहीं है। ही देयरफॉर नीड्स नो प्रोटेक्शन, इसीलिए उसे आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नो का मतलब बिल्कुल नहीं होना, किसी चीज़ की जरा भी नहीं होना, नहीं का मतलब तो थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है, लेकिन जब बिल्कुल नहीं हो जाता है तो बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं है किसकी, किसी भी सुरक्षा कवच की, ठीक है। आप देखिए चौथी लाइन और लास्ट लाइन, उसको कैसे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे हम। चौथी लाइन में क्या कहा गया था, चौथी लाइन में कहा गया था कि उसका जो साधारण सा सत्य दिखता है, जो प्योर सत्य है, जिसमें जरा भी झूठ की मिलावट नहीं है, वो क्या करता है, वो ही उसका सबसे बड़ा हुनर है, उसे किसी भी परेशानी से बाहर निकालने के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे उसका एकमात्र हुनर उसके शुद्ध विचार एवं सत्य है। यहाँ पर ये कहा गया उसके बारे में, उसे अन्य किसी हुनर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। वह ईश्वर का प्रत्यक्ष अपरोक्ष उपहार, या यह ईश्वर का प्रत्यक्ष अपरोक्ष उपहार उसको एक सुखी एवं सम्मानजनक जीवन की ओर जाने में क्या करता है, सहायता करता है, एक सम्मानजनक जीवन को संचालित करने में उसकी सहायता करता है। तो हमने एक लास्ट की लाइन को 3 लाइनों में एक्सप्लेन किया। क्या, एक तो सबसे बड़ा क्या बताया कि उसका सबसे बड़ा जो हुनर होता है, एकमात्र जो हुनर होता है, सिर्फ एक ही हुनर है उसके पास, और कोई हुनर दिखाने नहीं आते उससे, उसका एक ही हुनर है। क्या है वो, उसके विचार, उसके जो शुद्ध विचार है वे, और उसका एक प्योर सा सत्य, प्योर विचार होंगे तभी तो प्योर सत्य निकल के आएगा, यही उसका हुनर है, और कोई हुनर उससे आता ही नहीं। इस लाइन को हमने 2 लाइनों में,
तीसरी लाइन में हमने क्या कहा कि यह जो है शुद्ध विचार और सत्य ईश्वर का है, तो प्रत्यक्ष मान लो। प्रत्यक्ष मतलब जन्म के साथ ही लेके पैदा हुआ है उसको, या मान लो कि प्रोक्ष है, यानी कि उसके माँ बाप ने, उसके दादा दादी ने, भाई बहनों ने, चाचा चाची ने, किसी ने भी उसके अंदर डाल दिया है। प्रत्यक्ष कह सकते हैं, प्रोक्ष यानी कि पहली लाइन को हम लास्ट में डाल रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं ना कि या तो उसे बचपन से ही सिखाया गया है या फिर वो जो है उसे लेकर ही पैदा हुआ है, तो ये यहाँ पर पहली लाइन लास्ट में डाल दी गई है। यह है ईश्वर का प्रत्यक्ष या प्रोक्ष, है ना, प्रत्यक्ष या प्रोक्ष उपहार है एक तरह से, है ना। उसको या तो वो एक सुखी, उसको क्या करेगा, एक सुखी और सम्मान से भरा हुआ जीवन जीने की प्रेरणा देगा, उसकी तरफ जाने के लिए उसकी सहायता करेगा। ये हमने यानी कि लास्ट की लाइनों को हमने 2 लाइनों में एक्सप्लेन किया और जो पहली लाइन थी उसको हमने लास्ट में डाला है, ठीक है, कि ये हुनर उसको बचपन से ही सिखाया जाता है या फिर वो उसको लेकर ही पैदा होता है। किस लिए, क्या काम आता है ये हुनर, उसको एक सुखी एवं सम्मानजनक जीवन में सहायता करने में उसकी ये काम आता है। तो अब इसको हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, हिज ओनली टैलेंट इज हिज प्योर थॉट्स, उसका एकमात्र टैलेंट है केवल उसके प्योर थॉट्स, उसके शुद्ध विचार और उसका सत्य, ये ही उसके टैलेंट, उससे और कोई टैलेंट आता ही नहीं है। ही नीड्स नो अदर टैलेंट, उसे किसी टैलेंट की क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। जिसके पास सत्य है और अच्छे विचार है उसको और किसी टैलेंट की और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उस इंसान को और कोई आवश्यकता जीवन में नहीं होती है। सब उसका सम्मान करते हैं, सब उसकी बातों का विश्वास करते हैं, सब उसको जो है एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और वो अपने आप में संतोषित होता है, एक सुखी जीवन व्यतीत करता है, उसे कोई लालसा ही नहीं होती है। और यह जो है या तो डायरेक्ट है ईश्वर का या इनडायरेक्ट है, या तो उसको लेकर पैदा हुआ है या उसके अंदर डाल दिया गया है। किसका, भगवान का गुण है ना, भगवान का गिफ्ट है। ये गिफ्ट जो है या तो भगवान की तरफ से उसे डायरेक्ट दे दिया गया है या उसके माँ बाप के द्वारा डलवा दिया गया है, जो सहायता करता है उसकी जीने में एक सुखी और सम्मानजनक जीवन को। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। एक बार हम इंग्लिश में पूरी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रेफरेंस की दीज लाइन्स have been selected from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton। पहले तो हम ये लिखेंगे उन 4 लाइनों के बारे में, उनका रेफरेंस, उनका परिचय। अब उनको हम थोड़ा सा बताएंगे कि पोइट लिख क्यों रहा है इन लाइनों को। इन द प्रेजेंट स्टेंजा द पोइट टेल्स अस अबाउट द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इस स्टेंजा में पोइट हमें एक सुखी जीवन का रहस्य बताने जा रहा है कि क्या सीक्रेट है एक सुखी जीवन का, यहाँ पर पोइट हमें बताने जा रहा है। तो हमें देखना है कि क्या रहस्य है उसका। सबसे पहले इससे वो कहता है दैट कि सम ऑफ असेंशियल क्वालिटीज, की कुछ जरूरी गुण होते हैं ऑफ अ हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति के। आओ आज मैं तुम्हें वो सिखा देता हूँ, ये पोइट हमें कह रहा है। और उनको कौन कौन से गुण उसने बताए, फ्रीडम बताई, ऑनेस्टी बताई और ट्रुथ बताया, कि स्वतंत्रता, ईमानदारी या एक सत्य, ये उसने गुण बताए हैं। आगे देखिए एक्सप्लेनेशन को। डिस्क्राइबिंग द क्वालिटी ऑफ अ हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए द पोएट टेल्स अस, पोएट हमें बताता है दैट द मैन हु डज नॉट हैव टू एक्ट एज अदर्स विश इज वेरी हैप्पी, कि वह व्यक्ति जिसे दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करना पड़ता है, अर्थात वो किसी की इच्छाओं का दास नहीं होता है, जो स्वतंत्र होता है अपने विचारों से, वो कितना सुखी होगा। उसे तो कोई डर ही नहीं होगा कि वो बुरा मान जाएगा, वो मुझे डांटेगा, वो मुझे ये कहेगा, वो ही व्यक्ति सुखी होगा। और हिज लाइफ, उसकी जो ज़िंदगी है, इज विच विद नो इल विल फॉर एनीबडी, उसका जो जीवन है वो शुद्ध विचारों से भरा हुआ है, सद्गुणी है और बिना किसी बुरी भावना के, किसी के भी प्रति बिना किसी के भी प्रति बुरी भावना के उसका जीवन सद्गुणी भावनाओं से भरा हुआ है। ही देयरफॉर, वह इसीलिए नीड्स नो प्रोटेक्शन, उसे किसी भी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती। जो गलत विचार पालेगा, गलत करेगा किसी के लिए, उसे तो डर होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा या वो मुझे कहेगा, वो मुझे पीट ना दे, वो मुझे मार ना दे, तो उसे ऐसा कोई डर नहीं होता, उसे किसी प्रोटेक्शन की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो किसी के लिए बुरा करता ही नहीं है।
हिज ओनली टैलेंट इज हिज प्योर थॉट्स एंड ट्रुथ। उसका जो केवल एकमात्र टैलेंट है वो उसका प्योर सा शुद्ध सा विचार है और उसके जो सत्य है वे है। ही नीड्स नो अदर टैलेंट, इसीलिए उसे किसी अन्य टैलेंट की आवश्यकता ही नहीं होती है। दिस यह है द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, यह है उसके लिए भगवान का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गुण होता है। या तो भगवान उसे दे के भेजते हैं या उसके पेरेंट्स उसे सिखा देते हैं, और जो उसकी सहायता करता है एक सुखी जीवन जीने में और एक सम्मानजनक जीवन में। आई थिंक आपको यहाँ तक सारा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अब आपको मैं एक्सप्लेनेशन सेंड करूँगी बच्चों, आप उसे अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे और उसमें क्या होगा, आपका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक जगह ही लिखा होगा। देखो यहाँ तो मैंने क्या किया है, मैंने रेफरेंस को अलग रखा है और कॉन्टेक्स्ट को अलग रखा है। ये कॉन्टेक्स्ट है आपका, ये रेफरेंस है, इनको मैंने अलग अलग रखा है, लेकिन उसमें क्या होगा आपका दोनों चीज़ एक जगह ही दी हुई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।